हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु पर, यानी कि हम लोग इसका पार्ट 5 वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले हम 4 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने पिछले 4 वीडियोज में काफी सारे अपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया है। उसमें देख लिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और साथ में ही हमारा टीजीटी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और पीजीटी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको हो सकता है पहले मिले और पीजीटी की सिलेबस वाइज जो हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो बाद में मिले, क्योंकि दोनों ही चीजों को एक साथ अपलोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग उसको बाद में अपलोड करेंगे, क्योंकि एज आई कैन सी जो व्यूअर्स हैं, मीन्स आप लोग हैं, आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, बजाय कि जो हम लोग सिलेबस में अपना वर्क कर रहे थे। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिलेबस वाइज आपको कंप्लीट नहीं करना है अपना सारे ही पीजीटी का सिलेबस, तो हम उसको वहां ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि ये चीज अगर आपको ज्यादा पसंद आ रही है तो हम इस तरीके से पढ़ लेंगे, या फिर अगर आपको सिलेबस पढ़ना है तो वो आपको इन डेप्थ पढ़ना है, या फिर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें भी देखने हैं, तो हम उस तरीके से कर देंगे। आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ बताएंगे, ताकि मैं जो पीजीटी की वीडियो अपलोड करूं वो उसी के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि मतलब हमारा जो एम है वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट पहुंचाना है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको पीजीटी के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था, अपना ब्लड के सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया। तो उसमें आपको पूरा थियोरेटिकली पढ़ना है, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं कि इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियोस को अपना अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बेसिस पर ही अगर आपने कमेंट नहीं किए तो हम लोग पीजीटी की अपनी जो चैप्टर वाइज जो हमारी वीडियोस हैं उनको अपलोड करना बंद कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी चीजों को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इस अपनी पूरी ही जितनी भी इससे रिलेटेड वीडियोज हैं वो आपको क्विक रिविजन के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और जो भी वीडियोज हैं मैंने कोशिश की है कि सभी को प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया जाए। पॉसिबल नहीं है कि हम उनको अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट 1 पार्ट 2 इस सीक्वेंस में अपलोड कर सकें। तो वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको जो भी टॉपिक है आपका उसको डालकर वहां पर पार्ट 1 पार्ट 2 और ग्लोबल गुंजन साथ में लिख के, तो आपको बहुत आसानी से हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरीके से भी आप सर्च करके वीडियोस को देख सकते हैं। जिससे आई नो कि एक सीक्वेंस खराब हो जाता है जब हमको एक सीक्वेंस में वीडियोस नहीं मिलती हैं, बट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में तो ऐड की हैं, बट यूट्यूब पे उनको किस तरीके से शो कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, एज फार आई नो। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर, जो भी टाइटल है टॉपिक का वो डालिए, पार्ट 1 पार्ट 2 वो एंटर कीजिए, और साथ में ही ग्लोबल गुंजन लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी, आपका सीक्वेंस नहीं टूटेगा। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, भारत में रोलर प्रिंटिंग कब स्टार्ट हुई थी। रोलर प्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग जब हमने देखा था टेक्सटाइल्स में तो उसमें देखा था, तो रोलर प्रिंटिंग इज एक और तरीके का टाइप होता है जिसमें कि हम फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, जिसके ऊपर हमारी डाइज लगी होती हैं, फैब्रिक को गुजारा जाता है रोलर्स के बीच में से, उसमें उनको उनके ऊपर छपाई की जाती है। तो वो 1785 यानी कि 1785 में इंडिया में स्टार्ट की गई थी। रेयॉन सर्वप्रथम निर्माण किया गया था रेयॉन का किसके थ्रू, ये फ्रांस में किया गया था। रेयॉन का निर्माण कार्टन हेलर डी कॉर्डेंट के थ्रू इसका निर्माण सबसे पहले फ्रांस में किया गया था। फिर उसके बाद है शुक्राणु की संरचना एक मेंढक के बच्चे के समान होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निकट दृष्टि दोष, यानी कि आपका जो निकट दृष्टि दोष है जिसमें आपकी दूर की निगाह खराब होती है, मतलब आपको दूर की चीजें देखने में क्लियर नहीं होती। ये हम लोगों ने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 10th क्लास में पढ़ा था, हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है। तो इसमें हमें किस तरीके के लेंस की जरूरत होती है, इसमें हमें कॉनकेव लेंस की जरूरत होती है, जिसे हम इस हिंदी में नतोदर लेंस कहते हैं। इसमें क्या आपको फीचर्स होते हैं आपके निकट दृष्टि दोष में,
आंख के लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और प्रतिबिंब यानी कि जो हमारा कोई भी इमेज है, जो पॉइंट है हमारा प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगता है। इसीलिए हमें कॉनकेव जो हमारा लेंस है उसकी निकट दृष्टि दोष में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑर्लिन। ऑर्लिन एक प्लास्टिक रेशा है, एक्रिलिक रेशा। ड्यूपॉन्ट ने 1941 में, इसे हम या तो प्लास्टिक रेशा भी कहते हैं या फिर एक्रिलिक रेशा भी कहते हैं ऑर्लिन को। ड्यूपॉन्ट कंपनी ने 1941 में पहला एक्रिलिक फाइबर बनाया था, जिससे उसको ऑर्लिन नाम या फिर ट्रेडमार्क दिया गया। 1941 में जब ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इसको बनाया था तो उन्होंने इसका जो ट्रेड नेम दिया था वो आपका ऑर्लिन दिया था। ये बेसिकली एक प्लास्टिक फाइबर होता है, फैब्रिक होता है, जो कि या फिर इसे हम एक्रिलिक जो फाइबर होता है वो भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें कौन कौन से होते हैं? ग्लोब्यूलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है और एल्ब्यूमिन। हमने बिल्कुल रिसेंटली अपने पीजीटी के सिलेबस में पढ़ा है। ब्लड में 55 to 60% आपका प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, गहरी श्वास में 1640 घन सेंटीमीटर वायु भरी व निकाली जाती है, सामान्य में 500 घन सेंटीमीटर। स्पाइरोमीटर से इसे हम नापते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें आप कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं और कितनी एक्सहेल कर रहे हैं, इसको मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर के थ्रू हम इसको नापते हैं और इसमें बताया है कि 640 क्यूब सेंटीमीटर आपकी एयर आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। और जब आप गहरी श्वास लेते हैं, मतलब आप डीप ब्रीदिंग जब करते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये 500 सेंटीमीटर क्यूब होती है। फिर उसके बाद हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त बहाव दर बढ़ाता है। जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हम क्या होता है कि कभी हम भाग रहे होते हैं तो हमारे हार्मोन्स बहुत जल्दी जल्दी सीक्रेट होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इन द सेम वे हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। इसी तरीके से जब आप सांप को देख ले, कोई ऐसी डरावनी चीज देख ले जो आपको डरा देती है, तो उसके कारण हमारी बॉडी में इमीडिएटली हमारे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाता है और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये एड्रेनलिन, कॉर्टिसोन और नॉर्डेलिन के थ्रू होता है। ये तीनों ही आपको नाम याद रखने हैं कि ये तीनों ही हार्मोन्स जो हैं, पर्टिकुलरली हमारी हार्ट बीट को, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का कहें या फिर उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद है औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक ऑन एन एवरेज जो ह्यूमन ब्रेन का वेट है वो 1.36 kg होता है। संकुचनशील प्रोटीन पेशी में पाया जाता है, इसमें कौन सा? एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसे हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। फिर उसके बाद है ओडोंटोलॉजी विज्ञान शाखा किससे रिलेटेड है? ये दंत शाखा से संबंधित है। देखिए ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट स्टिल ये आपके होम साइंस में इंक्लूडेड है और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ आपको कि आपको जो भी चीजें यहाँ भी दिखती हैं, आंखें दिमाग सब खुले रखिए, क्योंकि वो आपके होम साइंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब आप देखते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट है आपका, गायनोकोलॉजिस्ट है आपका, इन सारे टर्म्स की मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी किसी भी पेपर में होम साइंस से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि ओडोंटोलॉजी जो शाखा है, जो ब्रांच है साइंस की, वो आपके टीथ से या फिर दांतों की शाखा से संबंधित होती है। फिर है अकलदाढ़। अकलदाढ़ हमारी तीसरी तरीके की दाढ़ होती है जो सबसे लास्ट में हमारे निकलती है हमारे मुंह में। फिर उसके बाद है आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो अस्थियों में पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आपके उपास्थि में पाए जाते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं। ये तीनों ही के नाम आपको या तो मैच द फॉलोइंग में मिल सकते हैं आपको, या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर आपको 3 ऑप्शंस के साथ में एक सही आंसर और 3 गलत आंसर्स के साथ में मिल सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि थ्रोम्बोसाइट्स किस में होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स किस में होते हैं और ऑस्टियोसाइट्स किस में होते हैं। देखिए ऑस्टियोसाइट बहुत ईजी है, उपास्थि में होता है, क्योंकि अस्थि में होता है, आपकी बोन्स में होता है, क्योंकि ऑस्ट्रियोमलेशिया आपका भी अस्थियों से रिलेटेड संबंधित, ऑस्ट्रियो मीन्स ही आपका बोन से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। तो ऑस्ट्रियो
ऑस्टियोसाइट आपका अस्थियों में मिलेगा, थ्रोम्बोसाइट हम तो शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, बचपन से 8th क्लास से पढ़ रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइट आपके ब्लड में होते हैं। बचा आपका कॉन्ड्रोसाइट, तो वो आपका उपास्थि में होता है। उपास्थि आपको एक एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उपास्थि कहाँ होती है। डोंट बी लेजी, डोंट बी मतलब कि आप कभी ऐसा होता है कि मैं आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए वीडियो में ड्रॉप करती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, लेकिन बहुत रेयरली 1 से 2 स्टूडेंट्स हैं जो आंसर्स देते हैं। टाइपिंग करने में अगर आपको आलस आता है तो आप गूगल माइक को यूज करके भी आंसर को बता सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी लेजीनेस ना दिखाएं, आंसर्स दें, इससे आप खुद एक्टिव फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है। आपकी जब कमेंट के साथ में और लोग भी कमेंट करते हैं, आपको आंसर्स मिलते हैं, तो अच्छा एक कनेक्टिविटी फील होती है, तो ये भी कीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सिग्मा रूपी वृत्तांत भाग किस हमारे बॉडी पार्ट का है, तो ये बड़ी आंत का पार्ट होता है। फिर है महारंध्र द्वारक कहाँ होता है, ये कपाल में, यानी कि आपकी जो खोपड़ी होती है, जो ब्रेन होता है, वहां होता है। शरीर मापने की लंबाई की इकाई कौन सी होती है, वो सेंटीमीटर होती है। देखिए आप इंचेस में भी नाप सकते हैं, लेकिन आपको जैसे कि दूध को हम कहते हैं कि 1 किलो दूध दे दो, तो दूध को किलो में नहीं नापा जाता है, दूध को लीटर्स में नापा जाता है। जब वो आपको तौल के देता है तो वो लीटर के थ्रू देता है। इसी तरीके से जो आपके शरीर को मापने की लंबाई की इकाई होती है वो सेंटीमीटर होती है। आप ऐसे तो उसको इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसको सेंटीमीटर में ही नापेंगे, जिस तरीके से दूध को आप लीटर्स में नापते हैं, दूरी को आप मीटर्स में नापते हैं। फिर उसके बाद है ओरमा। ओरमा क्या होता है, ये किनारों को बराबर करने के लिए उपयोग किया जाता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है ये टर्म आपका ओरमा। फिर है रेशमी वस्त्रों के चमक के लिए क्या यूज किया जाता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज आपका रेशमी कपड़ों के, यानी कि आपके जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनकी लस्टर को इंक्रीज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। सिरके का प्रयोग भी चमक के लिए यानी कि लस्टर के लिए यूज किया जाता है। रानीपाल का प्रयोग सूती वस्त्रों में सफेदी लाने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके जो पहले के प्रीवियस ईयर अगर आप टीजीटी पीजीटी के पेपर्स देखेंगे तो उनमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। रिसेंटली ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम आने लगे हैं, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है, पेपर कैसा भी आ सकता है। एक कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि मैम पेपर कैसा आएगा, कितने मतलब मार्क्स में हम कितने मार्क्स लाएं कि हम क्लियर हो जाएं, क्योंकि अब इंटरव्यू भी नहीं है। तो देखिए इट डिपेंड्स के सामने वाला पर्सन कितनी प्रिपरेशन कर रहा है। हो सकता है कि आपने 105 की प्रिपरेशन की और जो दूसरा आपका कंपटीशन में बैठे हुए स्टूडेंट वो 120 की ही पूरी की प्रिपरेशन करके गया है, तो उसके ऊपर कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसा पेपर आएगा, हार्ड आएगा कि इजी आएगा, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। 4 साल बाद आपका पेपर होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और बीएड कंपलसरी कर दिया है, तो बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। इसीलिए आपको प्रिपरेशन आपकी 200% रखनी है, कहीं भी कोई कमी नहीं करनी है। सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग की तो कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी ऐसी हो कि आप कोचिंग वाले स्टूडेंट को बीट कर जाएं, आप किसी को भी बीट करने की पावर रखें, अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाइए। इस सारी बातों पर हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे, सून मैं आपको वो वीडियो अपलोड करूंगी या फिर लाइव सेशन में ही हम उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद है किस तत्व में से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के थ्रू हमारी बोन जो है वो स्टिफ होती हैं, स्टिफ नहीं होती हैं, मजबूत होती हैं और स्ट्रांग होती हैं। फिर है प्रणासी रक्तहीनता में क्या नष्ट हो जाता है, इसमें अस्थि मज्जा में ये नष्ट होता है और विटामिन B12 की कमी से ये होता है। फिर उसके बाद आपसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी विभिन्न लाइफ स्टेजेस के बारे में। हरलॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हो, सबसे ज्यादा रिलायबल भी है। हरलॉक ने कंप्लीट लाइफ स्पैन को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। उनकी क्या एज ग्रुप है वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं और आपको यही याद रखनी है। अगर आपको हरलॉक के नाम से पूछा जाए तो भी आप यही बताएंगे, और अगर आपको कोई हरलॉक के अलावा कोई और नाम पूछा जा रहा है तब आप कोई और बताएंगे, अदरवाइज बिना किसी नाम के पूछा जाए तो आप इन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो गर्भावस्था में आपके गर्भधारण यानी कि
आपका जो फ्यूजन होता है ओवम का और आपका स्पर्म का, वहां से लेकर जन्म तक की अवस्था बताई है। नवजात अवस्था में बर्थ टू 14 डेज बताया है। शैशवावस्था 14 दिन से 2 साल के लिए, बाल्यावस्था 2 साल से 11 साल के लिए, किशोरावस्था 11 साल से 21 साल तक की इन्होंने बताई है। उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था आती है और उसके बाद में आपकी वृद्धावस्था आती है। फिर है हमारा नेशनल वुमेन एसोसिएशन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। ये किसका गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 में। अपरिपक्व शिशु का वजन कितना होता है? 2.5 किलो, मतलब 5.5 पॉन्ड्स इसका कम इसका वजन होता है। और अगर हेल्दी की बात करें तो 7 पॉन्ड्स, तो आप पॉन्ड्स में तो 7 पॉन्ड्स होगा और आपका लगभग 3 से 3.5 किलो आपका हेल्दी बेबी का वेट होता है, नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है। नाल छेदन के समय कितनी दूरी रखी जाती है? मतलब जब शिशु के जन्म के समय जब आपकी नाल को काटा जाता है तो बच्चे और माँ को अलग करने के लिए तो उसमें कितना गैप रखा जाता है क्लिप्स के बीच में? तो वो होता है 4 इंचेस का गैप रखा जाता है। उसके बाद है समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको लिखा था। फैमिली टर्म किस लैंग्वेज से लिया गया है? वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और फैमिलिस इसका मीनिंग होता है। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। अब आता है विवाह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें आपके 3 पॉइंट्स यहाँ बताए हैं हमने कि युद्धोपरांत जीत कर लाई गई स्त्रियों को किस विवाह के अंतर्गत रखा गया है? तो यह है आपका राक्षस विवाह के अंदर। खरीद कर जो शादी की जाती है वो विवाह असुर विवाह कहलाता है। मदहोश लड़की से शारीरिक संबंध जबरन बनाना आपका पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। उसके बाद है खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। सर्वाधिक पेशियां पीठ में होती हैं और 180 संख्या में होती हैं। धान के कुटने से कौन सा न्यूट्रिएंट लॉस होता है? तो है थायमिन, निकोटिनिक एसिड इसमें नष्ट हो जाता है। फिर है मूत्राशय में मूत्र की संख्या कितनी होती है? ये 200 से 250 ml होती है। अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, संख्या से मतलब है कि कितना अमाउंट, कितना ml उसमें कंटेन रहता है, तो 200 to 250 ml होता है। फिर उसके बाद है WBC आकार में कैसी होती है? ये अनियमित होती हैं और इनकी संख्या 5000 से लेकर 9000 mm³ हो सकती है। फिर उसके बाद है श्वसन की पूर्ण क्रिया में लगभग 4 सेकंड लगते हैं। फिर मैंने एक बार आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मस्तिष्क जो है हमारा वो 3 झिल्लियों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम मेनिंडीज कहते हैं। कंप्लीट अगर सारी ही तीनों झिल्लियों की बात कर रहे हैं तो मेनिंडीज कहेंगे, और अगर अलग अलग की बात करें तो एक होती है ड्यूरा, दूसरी होती है आर्कायड मैटर और पिया मैटर। तो ये हमारे कनेक्टेड होती हैं मैग्नम फोरमेन के थ्रू। ये तीनों ही लेयर्स मैग्नम फोरमेन के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, और अगर इन झिल्लियों पर सूजन आ जाती है तो उस बीमारी का नाम मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस बीमारी आपका ये काफी कॉमन टर्म है जो आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ हम लोगों ने अपने 5th पार्ट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। आगे भी इसी तरीके की वीडियोस हम आपको अपलोड करते रहेंगे, और जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पीजीटी की वीडियोस आपको किस तरीके से चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखें, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें। एग्ज़ाम की डेट के लिए वेट ना करें, पेपर कभी भी आ सकता है। प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, लर्न करनी है, देखनी है, रिमाइंड करनी है, रिकॉल करनी है और रिटेन भी रखनी है अपने दिमाग में। तो रेगुलर पढ़ाई करें, थोड़ा सा टाइम डेली निकालें। जो लोग नहीं टाइम निकाल पाते हैं तो वीडियोस को अपने ईयरफोन के थ्रू कान में लगाया, अपना काम किया और पढ़ते रहे। ये भी एक तरीका हो सकता है अपनी पढ़ाई करने का। तो जिम्मेदारियों के साथ में अपने जो गोल है उसको भी अचीव करने के लिए टाइम निकालें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आप विजिटर हैं तो। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।